गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी बच्चे घर पर कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आशा है आप जैसे जैसे आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आप उसका साथ साथ में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें से जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु है वो रेखांकित करवाए जा रहे हैं, उनको भी आप पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और जिसके लेखक हैं कामता नाग। तो स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। आज हम अपनी वसंत भाग 3 से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और जिसके लेखक हैं कामता नाग। सभी बच्चे हाथ में पेंसिल भी लेंगे ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सके जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो आप सभी बच्चे पेंसिल निकाल लीजिए और अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक बता रहे हैं कि सारे गांव में बदलू है वो मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह लेखक को क्या बना के देता था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और उसका नाम क्या था? बदलू था। और वह लाख की सुंदर सुंदर गोलियां है वो बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वो कह रहे हैं कि जब मैं वहां से लौटता, जब वह बदलू है वो जब गांव से लौटता तो उसके पास क्या रहती? ढेरों सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी और गोलियां जो मन को मोह लेती थी, जो बच्चों का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे गांव मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण, यानी उसके ननिहाल से था, वो उनके ननिहाल पक्ष से था, इसलिए वह बदलू को बदलू मामा उसको कहना चाहिए था, लेकिन उसे वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करते थे, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? बदलू काका। तो इसलिए लेखक भी है वो बदलू मामा को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहकर पुकारते थे। अब अपना हम जब ने यहाँ तक जो पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसमें से अपने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें से अपना प्रश्न बन रहा है कि बदलू है वो लेखक को क्या देता था, क्या बनाकर देता था। तो फर्स्ट लाइन से दूसरी सेकंड जो लाइन है, थर्ड लाइन है, उसमें से आप लगाइए उत्तर। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लेखक को बदलू मामा क्या बनाकर देता था? तो लेखक को बदलू मामा सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसका यह उत्तर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न अपना बना कि लेखक है बदलू मामा को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो यहाँ से आंसर उत्तर लगा लेंगे आप। तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। कैसे उसके गांव के बच्चे उसे क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। इसलिए लेखक भी बदलू मामा को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। तो अपन जब उसको आप अंडरलाइन तो ये कर लेंगे, लेकिन जब हम उत्तर लिखेंगे तब उसका उत्तर ये होगा कि लेखक गांव के सभी बच्चे बदलू
काका को बदलू मामा को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी अब बदलू मामा को बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करता था। आगे पढ़ते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। बदलू का मकान था वो कुछ ऊंचे पर बना था, यानी बदलू का जो मकान था वो कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था, ऊंचाई की जगह पर उसका मकान था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन किसे कहते हैं? आंगन जो होता है ना घर के सामने, उसे कहते हैं सहन। तो वो कह रहे हैं बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था, यानी बड़ा सा आंगन था। अब छोटा सा एक प्रश्न का नंबर का जो प्रश्न है अपना यह भी बनता है कि बदलू का मकान कहाँ पर बना था और उसके मकान के सामने क्या था। तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था। अभी मैंने बताया सहन का मतलब क्या होता है? आंगन। जो घर के आप भी देखते हो ना कि घर के सामने जो आंगन बना होता है वह आंगन बना हुआ था। आगे पढ़ते हैं। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता देता पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मैम यस बेटा, मैम सलाद यस बेटा, हेलो, मैम सलाद क्या होता है? सलाख, सलाद क्या होता है? सलाख, लाख आया बेटा, लाख। वो ये देखो ये चित्र में दिखाया गया है नो ना। मैडम सलाद हाँ, मैडम देखो मुलायम होने पर वह वह उसे सलाख के सलाद। समान, अच्छा सलाख के समान पतला करके वो जो चूड़ियां बनाते हैं ना उसके अंदर भी ये बेटा काम आता है। ये देखो आप चित्र के सामने, आप चित्र में देखिए, देख रहे हैं चित्र? यस मैम। हाँ, तो इसमें जो ये बना हुआ है ना उसे सलाख कहते हैं। ये पतला करके। ओके मैम। हाँ, कौन बोल रहे हैं बेटा आप? ऋषि हैं? ऋषि ऋषि। अच्छा, वो सलाख होती है ना, वो जैसे धातु की एक छड़ी सी होती है, देख रहे हैं यस मैम। ये चित्र में दिखाया गया ना, ये छड़ी सी, तो ये धातु की बनी हुई हाँ छड़ी जो होती है उसे हम सलाख कहते हैं। समझ ओके गए मैम। बेटा? ये चित्र में यस दिखा मैम। रहे हैं ना, ये गोल गोल बनी हुई ये धातु की बनी हुई एक छड़ी होती है, उसे सलाख कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था? ओके। हाँ, उस उनमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। क्या लगा हुआ था? नीम का वृक्ष लग रहा था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। किसके नीचे बैठकर काम किया करता था बदलू अपना काम? उसके घर में एक पुराना नीम का वृक्ष था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है हमसे कि बदलू कहाँ बैठकर अपना काम किया करता था। तो आप लिखेंगे कि उसके घर के सहन में एक सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि वहां पर बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-5-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरी रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था।
कि जब वह लाख की चूड़ी का आकार दे देता और उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर, यानी जो चूड़ी है वो गोल गोल बनाते हैं, उसको उसको क्या कहते हैं, गोल बनाने की विधि को आपने देखा होगा। जो मनियान रहते हैं वो चूड़ी बनाते हैं, तब एक उनके पास एक लंबा सा, इसमें चित्र में भी दिखाया गया है, ये मुंगेरी है जिसमें इन्होंने लाख की चूड़ियां ऐसे गोल गोल करके पहना रखी है ना, उसको कहते हैं मुंगेरी। तो उससे करके उसको गोल और चिकना बनाया जाता है, और फिर जब वो कंप्लीट हो चुकी होती है, जब पूरी बन चुकी होती है, तब उनकी चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उनका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बदलू का गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब अपना यहाँ से हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, अपना यह भी प्रश्न बन रहा है कि बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था और वह बीच में क्या करता था, और वह जो छोटे छोटे जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें से 3 प्रश्न बन रहे हैं अपने, कि बदलू कहाँ पर बैठकर काम किया करता था। तो इसका तो उत्तर होगा कि बदलू यह कार्य यानी चूड़ी बनाने का कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था। तो एक प्रश्न तो अपना ये बन गया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। फिर दूसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि बदलू अपना जो चूड़ियां बनाने का कार्य करता था, तब वह बीच बीच में क्या करता था, तो वह बगल में अपने एक हुक्का रखता था और वह बीच बीच में वह उसे पीता रहता था। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न अपना 1 नंबर का ये बना कि बीच बीच में क्या करता रहता था बदलू, तो बदलू बीच बीच में हुक्का पीता रहता था। फिर तीसरा प्रश्न अपना बना कि दोपहर का जो समय था, वो जो लेखक था उसका लेखक का अधिकतर समय दोपहर का कहाँ बीतता था। तो उत्तर हो जाएगा इसका में कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि लेखक के दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप अपने। इससे 4 प्रश्न बनेंगे। फिर एक प्रश्न यह बनता है कि बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक को बदलू क्या कहकर पुकारता था। लेखक को बदलू लला कहकर पुकारता था। अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। अपने इस पैराग्राफ से अपने 4 प्रश्न बन गए हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको रेखांकित करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। बदलू क्या था और उसका पेशा, पैतृक पेशा क्या था। अपना यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि बदलू क्या था और उसका पैतृक पेशा क्या था। पैतृक यानी जो मतलब उत्तराधिकारी से चलता रहे, जो अब जैसे पिता करते थे तो बाद में पुत्र करने लग जाता है, पुत्र से उसका जो पुत्र होता है वो करने लग जाता है। तो इस प्रकार जो परंपरा चलती है उसे कहते हैं पैतृक, यानी और मतलब उनका काम शुरू से ही ये चल रहा है, विरासत से चल रहा है ये।
तो बदलू था वो मनिहार था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। और मैं जो आपको ये प्रश्न बता रही हूँ, छोटे छोटे प्रश्न, इसको आप नोटबुक में अलग से करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी परीक्षा में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और वास्तव मैम में रस में करने हैं क्या? है मैम रस में करने हैं क्या? फेयर में कर लेना, रस में करने हैं? नहीं फेयर में ओके करने मैम। हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आई। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अब हमने यह जो पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से भी अपने प्रश्न बन रहे हैं। ये अपना पहला प्रश्न बना कि बदलू क्या था, उसका पैतृक पेशा क्या था, इसका हमने उत्तर लगा लिया। दूसरा आया है कि दूसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि बदलू है वो जो अपनी चूड़ियां बेचता था, वह कैसे बेचता था? तो वह चूड़ियां था वो पैसों में नहीं बेचता था। उसका क्या तरीका था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? जैसे मैंने किसी दुकानदार से कोई भी सामान खरीदा है और उसके बदले में मैंने कोई दूसरा सामान दे दिया। जैसे इसमें बताया है ना कि बदलू क्या करता था कि लोग उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी वो पैसे से चूड़ियों के पैसों से बेचता न था, यानी चूड़ियां बेचता था। आज तो आप लोग देखते हो कि कोई भी जब हम चूड़ियां लेते हैं या फिर कोई भी सामान लेते हैं तो हम उसके नगद रुपए देते हैं। पहले क्या था? नगद देने की परंपरा नहीं थी, वस्तु के बदले कोई वस्तु दी जाती थी। तो लेखक जो बदलू था वो क्या करता था कि वह अनाज के बदले, यानी वह चूड़ियां देता था ना, तो उसके बदले वह अनाज ले लेता। जितने रुपए की, मान लो 100 रुपए की उसकी चूड़ियां हुई, तो चूड़ियां के बदले वो क्या करता? 100 रुपए का अनाज ले लेता और चूड़ियां दे देता। इस तरह वस्तु विनिमय क्या करता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। तो वह चूड़ियों है वो अनाज के बदले में बेचता था। आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। और यहाँ से करेंगे, वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था, यानी चूड़ियों को वह पैसों से नहीं बेचता था। उसका क्या तरीका था? उसका तरीका था वस्तु विनिमय का। और बदलू स्वभाव से कैसा था, यह भी पूछ सकते हैं। अपने जो अपठित गद्यांश आते हैं उसमें से ये पूछ सकते हैं प्रश्न में कि बदलू का स्वभाव कैसा था। तो बदलू का स्वभाव बहुत ही सीधा था और लेखक ने उसे किसी से भी झगड़ते नहीं देखा था। सीधा है यानी शांत स्वभाव का है, क्रोधी नहीं है, तभी लेखक ने उसे कभी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, वो लेखक ये कह रहे हैं कि हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था, क्योंकि जब शादी विवाह होते हैं तब क्या है कि लोगों को एक चाव रहता है, उनको एक खुशी रहती है। तो वो जब वो जिद करता कि नहीं मैं ऐसे नहीं इतने लूँगा, तब वो उसको देने के लिए तैयार हो जाते। और कभी कभी ऐसा हो जाता कि जब वह जिद करता तो किसी से बात भी बिगड़ जाती थी। जैसा कि हमें लेखक ने बताया है कि यहाँ पर बताया है कि मुझे याद है कि
कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। कोई बात, लेखक कह रहे हैं कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर कोई बात हो गई थी छोटी सी, उस बात पर भी बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे यानी लोहे लगने से मतलब क्या है, वो बहुत ही जिद पकड़ ली उसने, वो रूठ गया था और उसको मना बहुत ही कठिनता से, बहुत ही जब उसको बहुत ही मनाया गया तब वह माना। और विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि इसके लिए इसे उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते अलग। फिर वो कह रहे हैं, अब अपना यह प्रश्न भी बन रहा है कि विवाह के अवसर पर जो चूड़ी का जोड़ा था तो उसका मूल्य क्यों बढ़ जाता था और उसके बदले में उसे क्या दिया जाता था। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग, विवाह से लेके और रुपए सो मिलते सो अलग, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। विवाह से लेके और पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग, यहाँ तक अपन अंडरलाइन करेंगे। मैम विवाह के अवसर पर इधर से ना। यहाँ से करना है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए ओके उसकी मैम। घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यहाँ तक करना है अंडरलाइन आपको। ठीक है, कर लिया सबने। आगे बढ़ते हैं। यदि संसार में मैम बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता था, कूद उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह किससे थी, कांच की चूड़ियों से। फिर यदि किसी के हाथ में चूड़ियां दिख जाती, किसी स्त्री के हाथ में चूड़ियां दिख जाती तो वह क्या करता था, अंदर ही अंदर कूद जाता, यानी अंदर ही उसे गुस्सा आता था। और कभी कभी तो इतना कूद जाता था, इतना अंदर से उसे क्रोध आता था कि वह दूसरी स्त्रियों को दो चार बातें भी सुना देता था। तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी और उसे लाख की चूड़ियां यदि किसी स्त्री के हाथ में दिख जाती तो वह क्या करता। हमें ये पूरा पैराग्राफ है वो अंडरलाइन करेंगे। यदि संसार से लेके दो चार बातें सुना देता, यहाँ तक कर देंगे। क्यों थी उसे कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वो जो बदलू था वो लाख की चूड़ियां बनाता था, लाख की चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो उससे क्या था कि जब किसी दूसरी स्त्री के हाथों में वो कांच की चूड़ियां देखता था तो उसे क्रोध आता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कांच की चूड़ियां पहनने से अगर सारी स्त्रियां पहनने लग जाए तो उसका जो धंधा है, उसका जो ये काम है वो बंद हो जाएगा, इसलिए वह चिढ़ता रहता था। आगे पढ़ते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया मैम करता था। मुझसे किससे कह रहे हैं, कामतानाथ जो लेखक हैं वह कह रहे हैं कि मुझसे, या वो मुझसे कामतानाथ जिसको कि बदलू है वो लल्ला कहकर पुकारते थे, उससे लल्ला से वह जो बदलू थे वह घंटों बात किया करते थे। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो वह लेखक से बदलू है घंटों बातें किया करता था, कभी उसके बारे में पढ़ाई के बारे में बात करता, तो कभी उसके घर के बारे में पूछता और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछता था कि शहर का जीवन है वो किस प्रकार होता है, किस तरह से उनकी जीवन शैली होती है, किस प्रकार से उनका खान पान होता है और किस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं, इस तरह की बातें हैं वो बदलू से बदलू है वो लेखक से पूछा करता था कि उनका खान पान क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, वो पढ़ाई कैसे करता है। इस तरह से वह लेखक से कई देर बातें किया करता था। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, और तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। लेखक कह रहे हैं कि मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं,
कि लेखक कह रहे हैं कि मैं शहर में सब क्या करते हैं, कांच की चूड़ियां पहनते हैं। और तो लेखक क्या उत्तर देता, कहता कि शहर की बात और है लल्ला, कि जो शहर की है उसकी बात और है। क्यों है? क्योंकि वहाँ तो सभी कुछ होता है। जो वहाँ की औरतें हैं वो अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। मर्द का मतलब है अपने पति का, किसी पुरुष का, अपने पति का। वहाँ की जो औरतें हैं यानी शहर की जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। और फिर एक कारण तो उसने ये दिया कि वहाँ तो सब कुछ होता है, कि एक तो जो है वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती है। दूसरा कि उसकी उनकी कलाइयाँ हैं वो भी नाजुक होती हैं। और अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहन ले तो मोच ना आ जाए। लाख की चूड़ियाँ हैं वो थोड़ी वजन में ज़्यादा होती हैं। इसलिए वो तर्क दे रहा है बदलू लेखक से कि उनकी हो सकता है कि उनकी कलाइयाँ हैं उनमें भी मोच आ जाए, क्योंकि उनकी कलाइयाँ हैं वो नाजुक होती है। तो अपना ये जो पैराग्राफ है, पठित गद्यांश है, उसमें अपना यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक ने जब उसके कांच की चूड़ियाँ बदलू को जब लेखक ने यह बताया कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो उसने क्या उत्तर दिया। तो आप यहाँ से करेंगे अंडरलाइन, शहर की बात और है लल्ला, यहाँ से लेके और मोच न आ जाए, उसने यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे आप लोग। कि अपठित गद्यांश होता है, कई बार यहाँ से बीच में से पैराग्राफ उठा के दे देते हैं और वह आपको समझ में नहीं आए तो आप उसका गलत उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आप इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। और छोटे छोटे जो मैं प्रश्न बता रही हूँ आपको, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इनको भी अंडरलाइन करते जाइए। इनको वापस जब दोबारा मैं पढ़ा चुकी हूँ तो उसको दोबारा पढ़िए, ताकि आपको प्रश्न है वो वापस याद आते जाएं और आप पुनः उनका अभ्यास करते जाएं। तो फिर आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि 8th क्लास है, वो बोर्ड क्लास है। और उसमें से ऐसे नहीं होगा कि प्रश्न पीछे से जो बुक में पीछे दिए गए हैं वो पूछे जाएंगे, प्रश्न पाठ के बीच में से आएंगे। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। अच्छी खासी खातिर करने से मतलब क्या है कि कोई भी घर में अपने मेहमान आ जाते हैं तब हम उनकी खातिरदारी करते हैं ना, उनको चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनको नाश्ता देते हैं और अपने पास जो भी चीज़ें उपलब्ध होती है उनके लायक हम उनको करवाते हैं। तो उसी तरीके से लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जब लेखक है वो बदलू के पास जाता था तो बदलू क्या करता था, उसका बड़ा चाव करता था और वह उसे खाने के लिए बहुत सारी चीजें देता था। आगे पढ़ते हैं। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। लेखक कह रहे हैं कि जिन दिनों की, इसका मतलब जो बदलू है उसके घर में गाय भी रहती थी। तो वो लेखक कह रहे हैं कि जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कि मैं जब वहाँ पर गांव में गया हुआ हूँ और उसके जो गाय है वो है ब्याई हुई हो, और उसके तो वो क्या करता, उसकी गाय का जो दूध होता था उसमें से जो मलाई होती थी वह उसके बचा कर रखता था। इसका मतलब क्या है कि लेखक को मलाई पसंद थी। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। और वो कह रहे हैं कि जब आम की फसल होती थी तो क्या करता था, वह उसके यहाँ से यानी बदलू के यहाँ से 2-4 आम खाया करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। कि लेखक कह रहे हैं कि ये भी नहीं था कि वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था जब मुझे पसंद था, या फिर मुझे 2-4 आम खाने के लिए देता था, मेरी खातिरदारी करता था इसलिए वह मुझे पसंद था। लेखक को इसके अतिरिक्त जो सबसे अच्छा कारण लगता था वो क्या था कि लगभग रोज ही, यानी लेखक जब भी बदलू के पास जाता तो वह लगभग रोज ही क्या करता, उसके लिए 1-2 लाख की गोलियां बना कर देता था। और चूंकि लेखक था वह छोटा था
तो उसे वह जब लाख की चूड़ियाँ बनाकर वो बदलू दे देता था तो वह बहुत ही खुश हो जाता था, क्योंकि बच्चे हैं वो अक्सर कोई भी जब बड़ा कोई कार्य करते हैं तो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं और उनके भी ये जिज्ञासा होती है कि हम भी उसको करें। तो वह भी जब लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसका बदलू जब लाख की चूड़ियाँ बनाता तो लेखक का बहुत मन होता था कि मैं भी उसे बनाऊं, तो वो उसको प्रसन्न करने के लिए बदलू क्या करता था, लेखक को लाख की जो गोलियां बनाकर दे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। मैं बहुधा यानी लगभग ही रोज ही जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता था। आप भी जाते हो ना, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती है या कोई और छुट्टी होती है तो आप अपने नाना के यहाँ मामा के यहाँ जाते हो ना। वैसे ही लेखक भी छोटा था और वह गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और वह क्या करता, एक आध महीने वहां रहता, यानी एक आध महीने से मतलब है कभी उसका मन होता लेखक का, लल्ला का, कि एक महीने रहे तो वो एक महीने रह जाता और 15 दिन रहे तो 15 दिन रह जाता, यानी गर्मियों की छुट्टियां होती और जितना उसका मन होता वह वहां पर रह आता था। और कब आता वापस अपने गांव, जब स्कूल खुलने का समय हो जाता था। और परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, वो कह रहे हैं कि मैं 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया हूँगा कि मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। बदली होने से मतलब उसके जो पिताजी हैं लल्ला के, लेखक के कामता नाथ जी के, जब कोई काम कर रहे होंगे तो उनका कहीं अन्य जगह ट्रांसफर हो गया तो वो वहां पर अपने पिताजी के साथ चले गए और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। और एक लंबी अवधि तक यानी एक बहुत समय बीत गया और लेखक बता रहे हैं कि मैं अपने मामा के गांव न जा सका। क्यों नहीं जा सका, क्योंकि उसके पापा का है वो तबादला हो गया था कहीं दूसरी जगह। तबादला हो जाने के कारण है वो अपने परिवार को उनको अपने साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का सवाल होता है और खाने पीने की व्यवस्था है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो जहाँ पर उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया या तबादला हो गया तो वो वहाँ पर चले गए साथ में और एक लंबे समय तक वह अपने मामा के यहाँ नहीं जा सका। वह लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं लगभग 8-10 वर्ष बाद, यानी उसके पापा का, उसके पिताजी का जब तबादला हो गया, तबादला होने के बाद लेखक है वो अपने मामा के यहाँ कितने वर्ष नहीं गया, 8-10 वर्ष हो गई। और 8-10 वर्षों के बाद जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो बड़ा बदलाव हो चुका था और लेखक को अब उनकी गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी, क्योंकि लाख की जो गोलियां थी, मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे बच्चे होते हैं तभी वो जब कोई भी चीज़ नई चीज़ देखते हैं तो उनका ये मन करता है कि मैं भी करूं। क्योंकि जब लेखक छोटा था तो वह जब बदलू को देखता था कि वो लाख की चूड़ियाँ बना रहा है तो उसका भी मन होता था कि मैं भी उनको बनाऊं। तब बदलू क्या करता था, उनका मन रखने के लिए उसे लाख की चूड़ियाँ देता था। और अब लेखक हैं वो बड़े हो चुके थे, क्योंकि वो 8-10 वर्ष बाद में मामा के यहाँ गए थे और अब उनकी बड़े होने के कारण अब उनकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि गांव में होते हुए भी, यानी मैं गांव में था लेकिन कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बड़ा हो चुका था। अब एक मिनट आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि लेखक है वो कितने वर्षों के बाद में अपने मामा के यहाँ गया था, तो आप अंडरलाइन करेंगे लगभग 8-10 वर्षों के बाद। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बदलू अपने पिता का तबादला होने के बाद कितने वर्षों बाद अपने मामा के यहाँ गया था,
तो वह लगभग 8-10 वर्ष के बाद